हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझने का। सबसे पहले बिफोर यू रीड कॉलम दिया हुआ है, तो जिसमें आप देख सकते हैं एनालीज मैरी एनी फ्रैंक 12th जून 1929 February to March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की बात है ये, जब जो पूरा नाम है ना एनी फ्रैंक का, वो पूरा नाम है एनालीज मैरी फ्रैंक, लेकिन शॉर्ट में उसको एनी फ्रैंक के नाम से जाना जाता है इनको। तो इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, लेकिन डेथ के बारे में एग्जैक्ट डेट नहीं पता है और मंथ में भी कंफ्यूजन है। तो ये कहते हैं शायद फरवरी या मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई। वो एक जर्मन बोर्न जूइश गर्ल थी। ये आपको याद रखना है कि वो ऑब्वियस जर्मनी में जन्म हुआ था उनका, तो जर्मन बोर्न थी जो ज्यूइश थी बाय रिलीजन। अगर उनको देखें तो वो एक ज्यूइश गर्ल थी और उन्होंने ये डायरी लिखी थी जब वो कहाँ छुपी हुई थी। शी वॉज हाइडिंग। वो अपनी फैमिली और चार दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू। जब जर्मनी ने अटैक किया हुआ था उस टाइम पे, जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स पे अटैक किया हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, उस दौरान उन्होंने ये डायरी लिखी थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। तो उनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टर्डम चली गई थी, मूव हो गई थी, जब नाजीज यानी हिटलर की जो आर्मी थी उन्होंने पावर जब उनको आ गया था जर्मनी के ऊपर जब उनका राज आ गया हिटलर का और नाजीज का कंट्रोल आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रैप हो गई। ट्रैप हो जाना यानी कि फंस जाना जाल में। तो वो ट्रैप हो गई थी ये लोग, जब नाजीज का जो ऑक्यूपेशन था यानी जो उनका अटैक का रेंज था वो बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। कहाँ? नीदरलैंड्स तक वो लोग पहुंच गए थे ऐसे ही हमला करते हुए और कब्जा करते हुए। तो उस समय वो लोग फंस गए थे। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। जैसे ही उनका उत्पीड़न, देखिए परसिक्यूशंस का मतलब क्या होता है? परसिक्यूशंस का मतलब होता है अप्रेशन। अप्रेशन आप समझते हैं, या हिंदी में आप समझिए तो उसको कहते हैं उत्पीड़न। इंग्लिश में कहें तो अप्रेशन, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो अप्रेशन ही मीनिंग होता है इसका, परसिक्यूशन का। तो जब उनका अप्रेशन जो है, जब उनका उत्पीड़न, ये दिस विल बी विथ डबल पी, माय अपॉलजीज हियर। सो जब उनका अप्रेशन बहुत बढ़ गया और उस टाइम पे, अब ऑब्वियस है उनका ऑपरेशन जो था ना, ज्यादातर ज्यूइश लोगों को वो लोग देखना नहीं चाहते थे, जो जो हिटलर की आर्मी थी, जो नाजी लोग थे। तो ज्यूइश लोगों के साथ में जब उनका बहुत ज्यादा शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन, जो भी कहें वर्ड, सब एक ही मीन करते हैं, तो वो बहुत बढ़ गया। तो उस टाइम उनकी जो फैमिली थी, एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी ना, वो कहाँ चली गई? वो जुलाई 1942 में जो उनके फादर, एनी फ्रैंक के फादर का नाम था ओटो फ्रैंक। तो उनका जो ऑफिस का बिल्डिंग था, उस ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन रूम्स थे, जो छुपने की सुटेबल जगह थी, यानी छुपी हुई कुछ रूम्स थी उनके ऑफिस के बिल्डिंग में, वहां वो छुपने के लिए चले गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। तो 2 साल वहां पे वो लोग छुपे हुए रहे, 2 साल तक वहां छुपे रहे।
और उसके बाद उनके ग्रुप को क्या कर दिया गया, बिट्रे कर दिया गया, धोखा दे दिया गया किसी के द्वारा। और उसके बाद उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, वहां से भेज दिया गया कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप होता है एक तरह का जेल, जहां पे ज्यादा संख्या में लोगों को रखा जाता है, वॉर प्रिजनर्स वगैरह को जिस तरह से रखा जाता है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। तो कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में उनको भेज दिया गया, जहां पे एनी की भी मौत हो गई। एनी जो थी, बहुत ही दुखद डेथ हो गई उनकी वहां पे। और उनकी डेथ कैसे हुई, वो टाइफस से हुई, टाइफॉइड होता है उसके वजह से। और जो ये कहाँ पे डेथ हुआ, तो वो बर्जन बेल्सन में डेथ हुई। और उसके कुछ ही दिन पहले उनकी सिस्टर जो थी ना, एनी की सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उनकी भी डेथ जस्ट एनी के कुछ दिन पहले हुई थी। हर फादर ओटो, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. अब उस दौरान केवल उनके फैमिली में जो बचा ना, उस ग्रुप में से जो ये लोग बचे हुए थे उस टाइम, तो उनमें से बस उनके फादर बचे, बाकी ना उनके चारों दोस्त बचे, ना वो बची, कोई नहीं बचा। तो उनके फादर अकेले सर्वाइवर रहे थे उस दौर में, उस पूरे ग्रुप में। वो वापस एम्स्टर्डम लौट गए इस घटना के बाद, जब वॉर खत्म हो गया, एंड हो गया। और उन्होंने उनको ना ये डायरी मिली, उनको ये डायरी मिली, और वो डायरी किसी तरह से सेव हो गई थी, बच गई थी। तो convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो उन्होंने जब वो डायरी को देखा ना, तो उनको ये, वो कन्विंस हो गए इस बात से, वो एकदम सहमत हो गए कि भाई ये तो एकदम यूनिक रिकॉर्ड है, एकदम यूनिक है ये चीज। तो इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया है इसके बारे में, और उन्होंने इसको पब्लिश करने का सोचा, इंग्लिश में पब्लिश कराया। और इंग्लिश में जब पब्लिश कराया तो इसको नाम दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि अभी अब आपके क्लास का एक चैप्टर बना हुआ है, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो डायरी जो थी एने फ्रैंक को उनके 13th जन्मदिन पे, 13वें जन्मदिन पे दी गई थी। और इसमें क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब होता है सीक्वेंस में किसी चीज को रिकॉर्ड करना। सीक्वेंस में सिलसिलेवार तरीके से कोई चीज अगर लिखते हैं तो वो क्रॉनिकल कहलाती है, रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये इसमें सीक्वेंस में जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो उन्होंने लिखी हुई हैं अपने लाइफ के बारे में, एनी फ्रैंक ने। कब से, 12 जून 1942 से लेकर जब उनकी लास्ट एंट्री जो डायरी में दिखती है वो 1 अगस्त 1944 तक की दिखती है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. ये फाइनली, इवेंचुअली मतलब फाइनली, तो फाइनली ये जो था ट्रांसलेट किया गया। इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज था ना वो डच में, ये डायरी लिखी गई थी डच में। तो डच से कई सारे लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट कर दी गई, और दुनिया की सबसे ज्यादा रेड बुक, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक हो गई। There have also been several films, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो इनके डायरी के बेसिस पे कई सारे फिल्म्स भी, सेवरल फिल्म्स बनी हुई हैं, और टेलीविजन और थिएट्रिकल, यानी जो थिएटर में जो प्रोडक्शंस होती हैं, नाटक वगैरह, ड्रामा वगैरह, वो भी कई सारे बनाए गए हैं। और यहाँ तक कि ओपेरा में भी
इन्हीं के डायरी के ऊपर बेस्ड ओपेरा भी एक बन चुका है। तो इनके ऊपर अगर हम देखें, इसमें इस डायरी में जो है एक मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड, मतलब इनसाइटफुल कहते हैं जो कि एकदम डेप्थ में देख सकें, तो मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड के साथ में जो डायरी है ना, वो एक इंटीमेट एग्जामिनेशन, इंटीमेट मतलब क्लोज एग्जामिनेशन, एकदम बहुत ही नजदीकी डिटेल्स देती हैं उनकी डेली लाइफ के बारे में। जब नाजीज का ऑक्यूपेशन चल रहा था, जब नाजी का वो दौर चल रहा था, उस दौर में क्या लाइफ थी उसको बहुत क्लोजली एकदम एग्जामिनेशन उसका लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि किस तरह की लाइफ थी उनकी। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। का मतलब हो गया, होलोकॉस्ट मतलब होता है जब मास किलिंग होती है ना, बहुत ही ज्यादा लोगों को अगर एक समूह एक साथ में मारा जाता है तो उसको होलोकॉस्ट कहते हैं। तो नाजीज ने ना बहुत सारे जीव्स को एक साथ बड़ी संख्या में मारा था, इसीलिए उसको होलोकॉस्ट कहते हैं, जो कि दुनिया की एक सबसे ज्यादा क्या कहें उसको, खतरनाक और दुखद घटना है। तो उन विक्टिम्स में से उन उनके जो शिकार हुए, विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार, तो उनके शिकार जो हुए थे उस होलोकॉस्ट के, जो मास किलिंग हुई थी ग्रुप में एकदम, तो उसमें से एनी फ्रैंक जो थी ना, वो सबसे ज्यादा जानी मानी और सबसे ज्यादा चर्चित, डिस्कस्ड होलोकॉस्ट विक्टिम बन गई। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है जो आप करें, ट्राई करने का। अब आगे हम चैप्टर को अभी पढ़ते हैं। आगे अब ये स्टोरी शुरू हो जाती है जो उनकी डायरी में एंट्री उन्होंने की है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। तो वो कहती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए जो है एक स्ट्रेंज अनुभव रहा है, राइट। क्यों, सिर्फ इसलिए नहीं, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, कहती है बस इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक 13-year-old गर्ल की जो म्यूजिंग्स हैं, म्यूजिंग्स का मतलब होता है जो अननेसेसरी थॉट होता है, मतलब ऐसा थॉट जो कि मतलब एक बच्चे के दिमाग में जैसे थॉट्स आती हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि भाई एक 13-year-old बच्चे के दिमाग में जो थॉट आती हैं उसके ऊपर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा बाद में, ना तो मैं खुद भी नहीं रहूंगी। वो खुद कहती हैं कि नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, ना तो मैं खुद ना कोई और बाद में मेरे इस टाइम के थॉट के ऊपर ज्यादा कंसर्न रहेगा, इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि ओह ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मैटर नहीं करता, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि मुझे लिखना चाहिए, और मुझे यहाँ तक कि बहुत ज्यादा जरूरत है, किसकी जरूरत है, कि मेरी जो चीजें चेस्ट में है ना, मतलब मन में जितनी बातें हैं ना मेरी, उसको मैं बस बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं उसको मन में हैवी हार्टेड बनी हुई नहीं रखना चाहती, उन बातों को दिल में नहीं रखना चाहती, उसको उतारना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। देखिए, वो कहती हैं कि पेपर जो है ना, पेपर के पास पेशेंस लोगों से ज्यादा है। पेशेंस माने जानते हैं धैर्य, तो लोग क्या है ना, थोड़ा सा सुनेंगे फिर भाग जाएंगे, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, लेकिन पेपर तो मेरे पास भाई रुका रहेगा, उसको कितना भी मैं चाहूं सुना सकती हूँ। तो इसीलिए वो कहती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out.
तो ये उन्होंने वो क्या कहती हैं कि मैंने सोचा इस कहावत के बारे में। सेइंग का मतलब होता है कहावत, के पेपर के पास लोगों से ज्यादा पेशेंस है। इस कहावत के बारे में मैंने सोचा, उन दिनों में सोचा जब मैं क्या फील कर रही थी, थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। डिप्रेस्ड फील कर रही थी, अवसादग्रस्त होता है, तो थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। और मैं घर में बैठी हुई थी। मेरे जो चिन पे मेरे हाथ थे, जो मेरी चिन टुड्डी को कहते हैं, आपको पता ही है। तो मेरी टुड्डी पे मेरा हाथ था और मैं बोर्ड थी, बहुत ही बोर हो गई थी और लिस्टलेस थी। लिस्टलेस का मतलब हो जाता है कि एकदम थकी थकी सी, थका हारा सा जैसे फील होता है। तो वो लिस्टलेस, थकी हारी सी फील कर रही थी और ये सोच रही थी, वंडर कर रही थी कि भाई रुकें वहां या बाहर जाएं, दोनों में क्या करें। वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में थी। फाइनली वो क्या कहती हैं, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। मैं फाइनली वहीं रुक गई जहां पे मैं शोक मना रही थी, दुखी हो रही थी। ब्रूड करना, ब्रूडिंग का मतलब होता है दुखी होना या शोक मनाना। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फिर वो कहती हाँ, पेपर को बिल्कुल ज्यादा पेशेंस होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit difference. और चूंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं ये प्लान नहीं कर रही हूं कि कोई मेरी इस स्टिफ बैक, यानी उन्होंने कहा ये जो हार्ड कवर वाला नोटबुक है, जिसको कि मेजरली ज्यादातर बड़े तौर पे इसको डायरी कहा जाता है, मैं ये प्लान नहीं कर रही हूँ कि इसको कोई और पढ़ पाए। कोई और तो पढ़ नहीं पाएगा, तो मैं इसीलिए इसमें अब फिलहाल लिखने जा रही हूँ। और अनलेस आई शुड फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, इसीलिए इट वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि भाई ये डायरी किसी और को तो मैं पढ़ने दे नहीं सकती, कोई पढ़ेगा नहीं, तो ऑब्वियस यही मेरे लिए एक फ्रेंड का काम करेगा, जब तक मुझे और कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। फिर वो कहती हैं नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कहती हैं अब मैं उस पॉइंट पे आ रही हूं जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, मतलब जिसने मुझे विवश किया, किसके लिए, डायरी रखने के लिए। सबसे पहले तो डायरी रखने के लिए किस चीज ने विवश किया उनको, आई डोंट हैव अ रियल फ्रेंड। वो कहती है मेरे कोई रियल दोस्त नहीं है, इसी वजह से वो विवश हुई कि डायरी रखी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। वो कहती हैं इसको मुझे और स्पष्ट तौर पे समझाने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world, क्योंकि कोई ये यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में एकदम अकेली है, इसीलिए मुझे और स्पष्ट तरीके से ये समझाने दीजिए। एंड आई एम नॉट, वो कहती है मैं अकेली हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे पास एक प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, यानी माता पिता हैं, और 16 साल की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और 30 लोग हैं, लगभग 30 लोग हैं जिनको कि मैं क्या कह सकती हूँ, फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग ऑन्ट्स, प्यार करने वाली आंटीज हैं, चाचियां हैं। और एंड अ गुड होम, और एक प्यारा घर है, एक सुंदर सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। देखो भाई, सरफेस पे तो लगता है कि मुझे सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। फिर वो कहती हैं सिवा इसके जो मेरा एक ट्रू फ्रेंड हो, मेरे पास बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। All I think about when I am with friends is having a good time.
जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो जो ज्यादातर मैं सोचती हूँ उस समय वो होता है हैविंग अ गुड टाइम, यानी एक अच्छा समय गुजारने का उस समय सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मतलब मेरे जो अभी के दोस्त हैं उनके साथ मैं बस अच्छा समय बिताना चाहती हूँ उस समय जब भी वो साथ होते हैं। मैं अपने आप को उनसे ऑर्डिनरी जो रेगुलर डेली होने वाली चीजें हैं वो डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। मैं वो सब चीजें उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, यानी हम जो दोस्त है ना हम लोग एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट इज माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये मेरी गलती है कि हम दोनों एक दूसरे से, जो हमारी दोस्त हैं या मैं हूं, तो हम लोग जो है एक दूसरे के साथ में जो सीक्रेट्स है ना वो डिस्कस नहीं कर पाते। कन्फाइड करना मतलब होता है सीक्रेट को ओपनली डिस्कस करना एक दूसरे के साथ। तो सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, ना तो मैं ना हमारी फ्रेंड्स। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। किसी भी सूरत में देखिए जो सत्यता है, जो सच्चाई है, चीजें ऐसी ही हैं बस। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और अनफॉर्चुनेटली ये बदलने वाली तो नहीं है, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। ये जो चीजें ऐसी हैं ये बदलने वाली नहीं है, इसीलिए मैंने डायरी शुरू कर दिया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. वो कहती हैं इसीलिए मैंने ये डायरी लिखना शुरू कर दिया। और इस इमेज को इनहैंस करने के लिए, इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इस इमेज को, जिसको मेरा जो मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में जो लॉन्ग अवेटेड मेरी एक फ्रेंड है, यानी मैं जो अपनी एक रियल फ्रेंड मेरी कल्पना में बहुत दिनों से है, उनके इमेज को थोड़ा सा, उस फ्रेंड के इमेज को बढ़ाने के लिए मैं सब कुछ, सारी फैक्ट्स इसमें नहीं लिखने वाली हूँ। जॉट डाउन का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखना। तो मैं जल्दी जल्दी इस डायरी में सब कुछ, सारी फैक्ट्स नहीं लिखने जा रही हूँ, बल्कि जो कि ज्यादातर मोस्ट पीपल जो है करते हैं। बल्कि मैं क्या करती हूँ, मैं इस डायरी को अपनी दोस्त बनाती हूँ, और मैं इसको अपनी एक फ्रेंड की तरह नाम देने वाली हूँ किटी। इस डायरी को मैं जो नाम देने वाली हूँ वो है किटी। अब आगे वो बताती हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड of my stories to Kitty if I were to plunge right in. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि कोई भी एक शब्द का यकीन नहीं करेगा मेरे किटी के स्टोरीज का। और अगर मैं तुरंत से, प्लंज करना मतलब होता है डुबकी लगाना, अगर मैं तुरंत से स्टोरीज में डुबकी लगा दूं तो कोई भी इसकी स्टोरीज का यकीन नहीं करेगा। इसीलिए बेहतर है कि मैं पहले एक ब्रीफ स्केच, थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपनी लाइफ का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो कि अक्सर मुझे पसंद नहीं है अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफ स्केच देना, लेकिन फिर भी मैं, ताकि इस डायरी के स्टोरी पे लोग यकीन करें, इसीलिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी लाइफ का दे देती हूँ, जो जनरली मुझे पसंद नहीं होता। माई फादर, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot
went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down to the table as a birthday present for Margot. तो वो कहती है मेरे फादर जो कि सबसे अडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पिता हैं, मैंने जितने पिता को देखा है, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 इयर्स के नहीं हो गए थे और जब तक मेरी माँ 25 इयर्स की नहीं हो गई थी। यानी जब उनके पिता ने, यानी के पिता ने शादी की, उनकी उम्र 36 थी और उनकी माँ का उम्र 25 था। और मेरी जो बहन है, वो कहती है मेरी बहन मार्गोट, यानी कि बहन मार्गोट, वो जन्म उनका हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में। और इनका जन्म, एनी का जन्म 1929 में 12 जून को हुआ। और वो कहती हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की थी। 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे फादर उसके बाद एमिग्रेट हो गए। एमिग्रेट होना होता है कंट्री से शिफ्ट कर जाना। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए। कहां पे? हॉलैंड में शिफ्ट हो गए 1933 में। मेरी जो मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो उनके साथ चली गई हॉलैंड। कब? सितंबर में। और उसी दौरान मार्गोट और मैं जो थे वो आचिन भेज दिए गए। कहां पे? ग्रैंड मदर के पास, दादी के पास। Grand Margot went to Holland in December and I followed in February. मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं उसके 3 महीने बाद फरवरी में वहां पहुंच गई। एंड आई वॉज प्लम डाउन, मुझे पेश कर दिया गया टेबल पे। जब फरवरी में मैं वहां गई तो मार्गोट के सामने मुझे टेबल पर एक बर्थडे प्रेजेंट के जैसा पेश कर दिया गया कि लो भाई, तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। I started away as at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. मैंने राइट अवे उसी टाइम मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत कर दी और मैं वहां पर तब तक रुकी जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। और उसी टाइम मैंने अपना फर्स्ट फॉर्म यानी क्लास 1 की स्टडी शुरू की। और सिक्स्थ फॉर्म में जो मेरे टीचर थी मिसेस कुपेरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, वो जब साल का अंत हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, वो दोनों बहुत ही बहुत ज्यादा रोने लगी, एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए, फेयरवेल देते हुए, विदाई देते हुए दोनों बहुत ज्यादा रोने लग गई। अब उसके बाद इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से वो कहती हैं कि मेरा जो बर्थडे था वो बहुत कम सेलिब्रेशन के साथ हुआ, सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हुआ। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. वो कहती है ग्रैंड मदर उसके बाद जनवरी में गुजर गई, वो ज्यादा दिन रही नहीं। और कोई नहीं जानता इस बात को कि मैं अभी भी उनके बारे में सोचती हूँ और उनको अभी भी प्यार करती हूँ। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को 1942 को जो मैंने सेलिब्रेट किया, उसमें उसका इंटेंशन ये था कि मैं उनका मेकअप करने के लिए ग्रैंड माँ का एक कैंडल, मतलब उनकी याद में ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल अपने बर्थडे पे जलाया, बाकी के कैंडल्स के साथ में। अभी हम चारों जो है ठीक हैं और इस समय
इसीलिए अब जो है मैं आज के डेट यानी 20 जून 1942 पे अब अपनी डायरी को लिखने के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हो रही हूँ। सीरियस डेडिकेशन, सोलेम डेडिकेशन, सोलेम होता है सीरियस, तो सीरियस डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण, और सीरियस में जानते हैं गंभीर, पूर्णतया समर्पित अब मैं हो पा रही हूँ अपनी डायरी को लिखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब वो सैटरडे 20 जून की जो एंट्री है वो हमें देखने को मिलती है उनकी डायरी में। वो शुरू करती हैं, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. वो कहती हैं शुरुआत अपनी डायरी को अपनी दोस्त को डियरेस्ट किटी कहते हुए शुरू करती हैं और कहती हैं, डियरेस्ट किटी, मेरी जो पूरी क्लास है हमारी वो अभी क्वैक कर रही है, यानी अपने जूतों के ऊपर उछलते हुए, ये एक एनर्जेटिक वे में कहने के लिए उन्होंने कहा कि एनर्जेटिक वे में वो पूरा एकदम सभी चैट यही कर रहे हैं, सभी गपशप कर रहे हैं किस बात को लेके, द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग। अब ऑब्वियस है जो कारण है वो आने वाला मीटिंग है जिसमें कि सभी टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन आगे मूव करेगा अगले क्लास में और कौन इसी क्लास में रखा जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी जो क्लास है वो शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जीएन और मैं हंसते हैं आपस में ही और सिली थोड़ा सा मतलब मजाक बनाते हैं एट द टू बॉयज, जो हमारे पीछे दो लड़के हैं उनके बारे में, सीएन और जैक्स, इन दोनों के बारे में, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। इन दोनों ने क्या किया है भाई, अपनी पूरी जो हॉलिडे सेविंग है उसको शर्त में लगा दिया है। और फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। ये सुबह से शाम तक क्या हो रहा है कि कोई कहता है कि तुम पास हो जाने वाली हो और मैं कहती हूँ नहीं मैं पास नहीं होऊंगी, यस यू आर, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। इसी तरह सब एक दूसरे को कह रहे हैं। इवन जी इज pleading glances and my angry outburst can't calm them down। यहां तक कि जो जी का प्लीडिंग है यानी कि जो उसका प्लीड करना होता है, लॉजिक देना तथ्यों के साथ में, तो उसका लॉजिक देना या फिर वो प्लीडिंग ग्लांस देखना होता है कि तथ्यों के साथ उस तरह से देखना, और यहाँ तक कि मेरा जो एंग्री आउटबर्स्ट है, मेरा जो गुस्सा जब फूटता है, ये दोनों मिलके भी ना तो वो उसका कन्विंस करने से कुछ होता है ना ही मेरे गुस्से से कोई अंतर उसमें पड़ता है, उनको शांत कोई नहीं करा पा रहा है, वो चलता जा रहा है। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। कहती अगर तुम मुझे पूछो ना तो यहाँ पे बहुत सारे डमीज हैं। डमीज मतलब होता है डुप्लीकेट चीजें, ऐसी जो ओरिजिनल नहीं है, यानी कि वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के नाम पे स्टूडेंट है नहीं वो ओरिजिनली। तो वही कहती है कई सारे ऐसे डमीज हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली ऐसे हैं जो कि इस क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, राइट, 3 मंथ्स के पीरियड को क्वार्टर कह सकते हैं। तो दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, यहाँ पे क्लास का क्वार्टर का है, 1/4 जो क्लास है, यानी क्लास में जितने लोग हैं उसमें से 1/4 1/4 लोग ऐसे हैं जो कि वापस क्लास में रखे जाने चाहिए। बट जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं भाई, उनके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई प्रेडिक्ट करना मतलब होता है फ्यूचर के बारे में कुछ बताना, तो उनके बारे में कह नहीं सकते वो क्या करेंगे, वो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। I am not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में। हम लोग ये कर लेंगे, we'll make it, यानी हम लोग पास कर जाएंगे। बस एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूं और वो सब्जेक्ट है मैथ्स। एनीवे,
जो भी हो, हम जो कर सकते हैं वो बस इंतजार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक के लिए हम बस एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि भाई अपने हार्ट को लूज मत करो, अपना जो है दिल भारी मत करो। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook. I tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैं सभी टीचर्स के साथ अच्छे से मतलब गेट ऑन कर लेती हूँ, गेट अलोंग कर लेती हूँ, यानी मेरे सभी टीचर्स के साथ अच्छे से जमती है, सिवा एक टीचर के। मतलब 9 टीचर्स हैं वहां, जिसमें 7 मैन है और 2 वुमेन है। लेकिन मिस्टर कीजिंग जो है वो थोड़े से ओल्ड फैशन है, पुराने ख्यालात के हैं। ओल्ड फॉगी, फॉगी का मतलब होता है ओल्ड फैशन, पुराने ख्यालात का। तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं और वो मेरे साथ अनॉयड हैं काफी समय से, फॉर एजेस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। और कई सारी वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दिया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और होमवर्क क्या है? एक ऐसे लिखने के लिए दिया है, और ऐसे का टॉपिक है अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज्यादा गप्पी होता है, बातचीत बहुत ज्यादा करता है, उसको कहते हैं चैटर बॉक्स। तो इस टॉपिक पे मुझे लिखने दिया है चैटर बॉक्स। तुम इसके बारे में भाई क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं उस बारे में बाद में चिंता करूंगी, मैंने ये सोचा। आई जॉटेड डाउन, मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया टाइटल को अपने नोटबुक में कि भाई ये टाइटल है, इस पे मुझे लिखना है। और मैंने केयरफुली उसको टक इन कर दिया, इसको रख दिया। टक टक का मतलब होता है केयरफुली रखना। बैग में रख दिया और चुप रही, शांत रही। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो देखिए, उस शाम में मैंने क्या किया? मैंने अपनी सारे होमवर्क को फिनिश कर लिया, राइट। अब उसके बाद जो नोट ऐसे के ऊपर लिखा हुआ था, उस वो वहां पर मेरी आंखें जाकर टिक गई, रुक गई। मैं सोचने लग गई, मैंने सोचना शुरू किया उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे। और सोचते हुए मैं क्या कर रही थी? च्यू कर रही थी, चबा रही थी अपने फाउंटेन पेन के टिप को, जो जनरली कई बच्चे करते हैं कि फाउंटेन पेन का जो टिप होता है, ऊपर का हिस्सा, उसको चबाते रहते हैं। तो बच्चों की आदत कॉमन है। तो उसी तरह वो चबाते हुए सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस। वो कहती हैं कि कोई भी ऐसे अगर रैम्बल ऑन करना हो, ज्यादा लिखना, मतलब अननेसेसरी वे में, अगर खाली बस किधर क्या बात कर रहे हैं, नहीं, पॉइंटलेस वे में बात करना या लिखना, उसको कहते हैं रैम्बल ऑन। तो बिना पॉइंट के कोई लिखने का बड़ा बड़ा स्पेस छोड़कर अगर कोई चाहे वर्ड्स के बीच में, तो बहुत लंबा ऐसे लिख देगा। लेकिन यहाँ जो मैटर करता था, वो करता था कि कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स मुझे देने थे, ताकि वो उनको कन्विंस कर सकूं कि टॉकिंग भी जरूरी है, ये नेसेसिटी है। आई थॉट, वो कहती है मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक आइडिया आ गया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेजेस लिखा मिस्टर कीजिंग ने जो मुझे असाइन किया था, जो मुझे दिया था उसके ऊपर, और मैं संतुष्ट हो गई थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने कहा, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग जो होता है, गप करना जो होता है, एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है। ट्रेट का मतलब होता है एक बेसिक व्यवहार लक्षण होता है। और मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, मैं अपना बेस्ट करूंगी इसको कंट्रोल करने के लिए। मैंने उनको ये अग्री किया इस बात पे कि मैं ट्राई तो करूंगी कि इसको कम करूं।
लेकिन वो साथ में ये लिखती हैं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. और वो कहती है लेकिन मैं इसको कंट्रोल तो करने का प्रयास करूंगी, लेकिन हाँ एक बात है कि इस बीमारी को, ये जो गप करने की बीमारी है मेरी, इसको मैं पूरी तरह क्योर नहीं कर सकती, पूरी तरह इसको खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो हैबिट है ना, ये मेरी मदर से मुझको है, मेरी मदर को जो ये आदत है ना गप करने की, वो मुझसे भी ज्यादा है, राइट, एज मच एज आई डिड। तो इफ नॉट मोर, अगर मेरी माँ मुझसे ज्यादा नहीं बात करती तो पक्का जितना मैं गप करती हूँ ना उतना तो वो जरूर करती है। तो यानी इनहेरिटेड ट्रेट है, जो कि क्या हुआ, इनहेरिटेड मतलब होता है पेरेंट्स से कोई गुण, कोई क्वालिटी बच्चों में जब आता है उसको कहते हैं इनहेरिटेड होना, इनहेरिट होना। तो ये जो गुण है ना, ये इनहेरिट हुआ है, मेरी माँ से मुझ में आया है, तो इसके बारे में आप ज्यादा कुछ बदल नहीं सकते। जो क्वालिटीज पेरेंट्स से बच्चों में आती है वो बदली नहीं जा सकती, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी ये बीमारी पूरी तरह से क्योर हो पाएगी, लेकिन हाँ मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी आई मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन जब मैं आगे बढ़ते हुए, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, लेकिन जब मैं गप करते हुए आगे बढ़ी, राइट, तो मैंने आगे भी जब मैंने गप किया, बातचीत किया, तो अगले लेसन में, अगले क्लास में, तो उन्होंने फिर से मुझे एक सेकंड ऐसे दे दिया, और सेकंड ऐसे जो था वो टॉपिक क्या था, दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस टाइम अब ये जो टॉपिक था वो था इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब देख रहे हैं मीनिंग दिया हुआ है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता, इररिपेयरेबल। तो एक इररिपेयरेबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा गप्पी जिसको कि ठीक किया ही नहीं जा सकता, उन्होंने ये टॉपिक दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने उस पे भी उनको ऐसे लिख करके दे दिया, एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, और मिस्टर कीसिंग को कुछ भी शिकायत नहीं रही उन 2 लेसन्स में, दो अगले 2 लेसन्स में कोई शिकायत नहीं रही। However, during the third lesson, he would finally had enough. लेकिन जब तीसरी क्लास हुई तो उनके लिए वहां पे फिर इनफ हो गया, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो उन्होंने थर्ड लेसन में फिर मुझे क्या कहा, एनी फ्रैंक, पनिशमेंट के तौर पे, क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट के तौर पे तुम एक ऐसे लिखो, और उसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक 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 तो जानते हैं कि जो डक बोलता है, डक की बोली को कहते हैं क्वैक क्वैक क्वैक, कि और सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा कि क्वैक क्वैक क्वैक, ये टॉपिक दे दिया। The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted. I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of Chatterbox. It was time to come up with something else, something original. अब पूरी क्लास जो थी रोर हुई, रोर होना एक साथ जो पूरी क्लास आवाज निकालती है, अक्सर बच्चे करते हैं क्लास में ऐसा, तो पूरी क्लास इस बात पे रोर करने लग गई, दहाड़ उठी। मुझे भी हंसी आ गई, राइट, सभी के साथ साथ मुझे भी हंसी आ गई खुद। हालांकि मैं अब जो थी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मेरा टॉपिक खत्म हो चुका था, सारा जो जेन्युइन जो इनजेन्युइनिटी थी इस टॉपिक पे वो सब खत्म हो गया था। इनजेन्युइनिटी का मतलब हो गया कि जो जितनी ओरिजिनलिटी थी, जितनी देखिए जो ओरिजिनल आइडियाज थे ना इसके ऊपर जो कन्विंस करने के लिए, वो अब ऑब्वियस इतनी बार उसी टॉपिक के ऊपर लिख चुकी थी कि अब वो सारे आइडियाज खत्म हो गए थे चैटर बॉक्स पे। अब ये जो समय था वो कुछ और लाने का था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लाने का। माय फ्रेंड सानी who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck
and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. अब क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड थी सानी, वो पोएट्री में अच्छी थी, उसने मेरी हेल्प करने के लिए ऑफर किया मुझे, और ऐसे लिखने में बिगिनिंग से लेके अंत तक ऐसे को उसने वर्स में कर दिया, वर्स यानी कि पोएम के तौर पे बना दिया, और मैं एकदम खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग जो थे वो मेरे साथ मजाक करना चाहते थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट के साथ, इस रिडिकुलस जो टॉपिक है उसके साथ में मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। लेकिन अब जो था, अब मैं ये चाह रही थी कि ये जो मजाक है ये उनके ऊपर ही जाकर पड़े। इसीलिए मैंने पोएम शुरू किया, मैंने पोएम खत्म किया, फिनिश किया, और ये बहुत ही सुंदर पोएम था। इसमें एक मदर डक थी और एक फादर स्वान था, हंस था, और उसमें 3 बेबी डकलिंग्स थे जिनको जिनको कि एकदम मरने तक उसको काटा गया। किसके द्वारा? जो फादर स्वान था उसके द्वारा, क्योंकि उन बच्चों को आदत क्या था कि वो क्वैकिंग, बहुत ज्यादा क्वैकिंग करते थे। अब क्वैकिंग की आदत तो उनको माँ से मिली थी। देखिए कितना सिंबॉलिकल वे में इसको लिखा था एनी ने, कि देखिए मदर से उनको कुछ आदत मिली। क्या आदत मिली थी? क्वैकिंग की। तो अब क्वैकिंग फादर स्वान को पसंद नहीं था, तो फादर स्वान ने उन बच्चों को इतना बाइट किया, इतना काटा कि उसकी वजह से वो मर गए। लकीली, अब किस्मत से मिस्टर कीजिंग को ये जोक जो है, ये मजाक जो है, वो सही तरीके से समझ में आ गया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. अब अगर हम देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा और अपने कमेंट्स भी उसमें ऐड किए, और दूसरे भी कई सारे दूसरे क्लासेस में भी इसको पढ़ा, इस पोएम को। उसके बाद से मुझे क्लास में गप करने को अलाउ कर दिया गया है, बातचीत करने को, और मुझे कोई भी होमवर्क अलग से असाइन नहीं किया गया उनके द्वारा। इसके उलट मिस्टर कीजिंग जो हैं वो हमेशा आजकल क्लासेस में अब मजाक करते आते हैं, अब वो जोक मारते हैं, अब उस तरह से सीरियस वे में वो नहीं रहते। तो ये कहानी तो यहाँ तक खत्म हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, एंजॉय।